नमस्कार सभी दर्शकों का द फेडरल देश में स्वागत है। और आज का विषय है ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव का। और आज इस संघर्ष में और भी ज्यादा तेजी देखी गई है, क्योंकि ईरान ने अब से कुछ देर पहले एक हमला किया है इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर, जिसमें यह दावा किया गया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का जो हेडक्वार्टर है उस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। और साथ ही साथ इस हमले से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी एक ट्विटर हैंडल पर जारी किया गया है। पहले मैं आपको चाहूंगा कि आप उस ट्विटर हैंडल पर जो वीडियो जारी किया गया है उसको देखें। तो ये वीडियो आपने देखा है। ये जो वीडियो एक्स के हैंडल पर पोस्ट किया गया है उस हैंडल का नाम है ईरान ऑब्जर्वर। और इसमें ये दावा किया गया है कि जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है उसके एसेट्स को निशाना बनाया गया है, यानी मोसाद के एसेट यानी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। और इस हमले के साथ ही ये लड़ाई और भी ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि मोसाद को इजराइल की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। मोसाद के जो नेटवर्क है या जो खुफिया नेटवर्क है मोसाद का, उसी की बदौलत है अब से कुछ दिन पहले जब ईरान में हमला हुआ और जब उसके चीफ कमांडर मारे गए, तो ये दावा किया गया था कि मोसाद ने अपनी खुफिया तंत्र के मदद से ही उन सभी को एक जगह एकत्र किया था मीटिंग के लिए, और फिर उन सबको निशाना बनाया गया था। और आज जब ईरान मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाता है तो ये अपने में बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं, ललित और मनीष, जो इस विषय पर आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो ललित, ये बताएं, ये वीडियो आपने देखा है और ईरान ऑब्जर्वर करके ये एक्स पर हैंडल है जिसने ये वीडियो शेयर किया है और ये दावा किया है कि ये हमला मोसाद के हेडक्वार्टर पर किया गया है। अब इस हमले के बाद आप क्या देखते हैं और क्या समझते हैं आने वाले समय में ईरान और इजराइल के बीच जो टकराव है वो किस ओर जाएगा? अभिषेक, देखिए क्या है कि ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष का आज ये 5वां दिन है। और पिछले 5 दिन में, मतलब अगर आज की बात करें, 5 दिन पहले की बात करें, तो इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि ईरान के 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उन्होंने मार गिराया था, जो है उनके चीफ ऑफ स्टाफ को भी उनको मार गिराया था। और उसके बाद जो है चीफ ऑफ स्टाफ के मारे जाने के बाद अली शामदानी की नियुक्ति हुई थी। और अब इजराइल एक बार फिर कह रहा है कि अली शामदानी को भी मार गिराया गया है। जैसा कि आपने ये देखा जो है कि मोसाद, जो अभी ये खबर जो आ रही है ईरानी ऑब्जर्वर के जरिए कि मोसाद के मुख्यालय के निकट हमला मतलब किया गया और उसको निशाना बनाया गया, तो उससे ठीक पहले एक खबर आ रही थी कि अली शामदानी को भी इजराइल ने क्लेम किया है कि उसको मार गिराया गया है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। तो निश्चित तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो तनाव है वो अपने चरम बिंदु पर है। यानी कि अब स्थिति इस तरह की बन गई है कि कोई भी पक्ष अपने कदम को पीछे खींचने की तरफ नजर नहीं आ रहा है। इन सब के बीच G7 की बैठक जो कि कनाडा में मतलब चल रही है, वहां पे आपने देखा कि किस तरीके से G7 के देशों के अंदर भी एक बात को लेकर के तो मान्यता है कि ईरान जिस तरीके से अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, वो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर शांति के लिए खतरा है और उस पर रोक लगना जरूरी है। लेकिन यहाँ वहां पे क्या था जो कि डाइवर्जन ऑफ व्यू ये रहा कि ईरान में रिजीम चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और जब ईरान में रिजीम चेंज होने की बात है तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से सुप्रीम लीडर जो खामेनेई, उनके बारे में बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री, वो बार बार ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का खात्मा जो है ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि मिडिल ईस्ट के लिए जरूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है जो कि अनंत काल तक इस संघर्ष को
जारी रखना चाहता है, लिहाजा उसको खत्म करना जरूरी है। इन सब के बीच आपने देखा कि मैक्रो में जो इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि देखिए क्या है कि ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष है उसमें सत्ता परिवर्तन, मतलब ईरान में सत्ता परिवर्तन, रिजीम चेंज जो है कोई सोल्यूशन नहीं है। और कोई भी कार्रवाई अगर इस तरह की होती है तो वो प्रॉब्लम को और एस्केलेट करेगा। लेकिन जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल जो अपने नजरिए को सामने रख रहा है, उससे तो साफ है कि इजराइल जो है वो ये चाहता है कि इस पूरी लड़ाई का एक तार्किक हल निकले। वैसे देखा यह गया है कि कोई भी युद्ध, इतिहास में कोई भी युद्ध रहा हो, उसका तार्किक नतीजा युद्ध के जरिए तो नहीं हासिल हुआ है। बाद में एक सेटलमेंट हुआ है, बाद में समझौता हुआ है, सहमति बनी है, चाहे कोई भी पक्ष रहा हो। तो अब मौजूदा स्थिति ये बनी हुई है कि इजराइल ईरान संघर्ष की वजह से न केवल मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारी अनसर्टेनिटी का माहौल है, बल्कि वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से क्रूड ऑयल और गैस की प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, वो एक बड़ा कंसर्न है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर ये आने वाले टाइम में और मामला एस्केलेट होता है तो हो सकता है कि हम सब लोग इस बात के गवाह बने कि इस पूरी लड़ाई के केंद्र में दो पक्ष भी बन सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि चाइना और रशिया की तरफ से भी ये बार बार कहा जा रहा है कि ये भाई लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच की है, कोई ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए कि जिसमें क्या है कि विश्व जो है 2-3-4 खेमों में बटे। क्योंकि चाइना साफ तौर पे कम से कम अमेरिका को ताकीद कर रहा है कि वो इस पूरी लड़ाई में सीधे सीधे कोई स्टेक होल्डर ना बने। तो कुल मिला जुला करके ये है कि जिस तरीके से पिछले 5 दिन में घटनाएं घटी हैं, और आज अली शामदानी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं ईरान के, उनको मार गिराने का दावा इजराइल ने किया है। और साथ ही साथ अब ईरान भी क्लेम कर रहा है कि उसने मोसाद के करीब हमला किया है, निशाना जो मोसाद का हेडक्वार्टर था। जी अभिषेक। बिल्कुल। तो मनीष, यहाँ पर आप ने ये तो ट्वीट पे जो वीडियो शेयर किया ये देखा है, लेकिन आज इससे पहले की अगर हम हलचल देखें तो G7 के समिट को अधूरा छोड़कर ट्रंप जो है जल्दी वापस लौटे, और उन्होंने उसके साथ ही ये भी कहा, एक चेतावनी दी कि खासतौर पे ईरान की राजधानी तेहरान के लिए कि तेहरान को खाली कर दिया जाए। ये एक आशंका को प्रबल करती है कि क्या आने वाले समय में इजराइल तेहरान में क्या कोई बड़ा हमला अंजाम देने जा रहा है। आप ट्रंप के इस मैसेज को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो बात हम लोग कर रहे थे, अभी ललित जी जो चर्चा कर रहे थे, और जो वीडियो आपने अभिषेक दिखाया मोसाद के हेडक्वार्टर पे हमले का, इसकी नींव जो है कल रखी गई, जिस समय ईरान की जो सरकारी टेलीविजन है उसके एंकर को आपने देखा जिस तरीके से वो महिला एंकरिंग कर रही थी, और उसके बाद उसके पीछे बॉम्ब ब्लास्ट होता है। उसके बाद ईरान में जो आम जनता है उसके बीच काफी गुस्सा देखा गया, इसको लेकर काफी रोष देखा गया। भले ही खमेनी जो है उनके खिलाफ अगर रोष भी था, गुस्सा भी था ईरान में, लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने यूनिलैटरली ईरान पे अटैक किया, उसके बाद कहीं ना कहीं जनता ईरान की सरकार के साथ है। जनता वहां की चाहती है कि ईरान की सरकार इजराइल पे, जिस तरीके से इजराइल ने वहां पे रिहायशी इलाकों पे हमला बोला आम लोगों को, और कल तो न केवल आपको टीवी चैनल पे, बल्कि बताऊं आपको एक अस्पताल में उसने बमबारी की है, जो कि प्रोटोकॉल के खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के खिलाफ है। तो अस्पताल पे बम गिराना इजराइल का, ये ईरान को चुभा, और इसको लेकर न केवल ईरान में, बल्कि कल जो G7 की बैठक जो कनाडा में चल रही है, वहां भी इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि आपस में वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष है उन्होंने इसको लेकर चर्चा की है। ट्रंप आपको पता है कि बीच में ही दौरा खत्म करके जा रहे हैं, लेकिन जापान ने बिल्कुल कंडेम किया है। जापान क्योंकि G7 का एक प्रमुख घटक देश है, जापान ने खुलकर कंडेम किया है। बाकी यूरोपीय देश भी इस बात को वो कह रहे हैं कि इजराइल के पास राइट है अपने सुरक्षा का, लेकिन इजराइल ने जो ईरान जो न्यूक्लियर बम बना रहा, और उसको लेकर संडे के बातचीत होने से पहले ही उसने जाके जो आक्रमण किया, उसके लेकर यूरोपीय देश भी चिंतित हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान में की जो जनता है वो खमेनी के साथ है, वहां की सरकार के साथ है। ईरान की जनता की मांग है इस बात को लेकर कि जिस तरीके से इजराइल ने रिहायशी इलाकों को ठिकाना बनाया, उसी तरीके से उसको जवाब दिया जाए, और जिसका हम आज नतीजा देख रहे हैं कि मोसाद के हेडक्वार्टर पे, और कल जो है ईरान ने साफ तौर पे ये चेतावनी दी थी वहां के सुरक्षा
जो आला अधिकारी उन्होंने तेल अवीव में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि तेहरान में कहा जा रहा है कि तेहरान को खाली कर दे वहां के नागरिक, उसी तरीके से ईरान ने कल कहा तेल अवीव में रहने वाले नागरिकों को कि आप तेल अवीव को खाली कर दें, वहां जो बमबारी होगी वो इतिहास में ऐसी बमबारी नहीं होगी। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ईरान जो है वो रिटेलिएट कर रहा, कल जिस तरीके की घटनाएं हमने तेहरान में देखी। इस बीच में एक और जानकारी दर्शकों को देना चाहूंगा कि मोसाद कमेंट्री नाम से एक एक्स हैंडल है जो इजराइल से ही चलाया जाता है। उसमें ये दावा किया गया है कि मोसाद की बिल्डिंग पर जो मिसाइल स्ट्राइक का ईरान ने दावा किया है, उस हमले में कोई भी जो व्यक्ति है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और ये लिखा है, ईरान says they hit the Mossad building in a missile strike. Luckily nobody was there. They are all in Iran. यानी कि वहां उस बिल्डिंग में उस समय कोई नहीं था। तो ये यानी ये जो ट्वीट है, ये जो एक्स पर पोस्ट की गई है, ये इस बात को और पक्का करता है कि हाँ, ईरान की तरफ से जो मिसाइल मारी गई है वो मोसाद के हेडक्वार्टर पर ही मारी गई है। वो बात और है कि वो खाली पड़ा था, लेकिन ईरान का टारगेट अपने लक्ष्य को भेदता हुआ जो है सक्सेस हुआ है। तो ललित, अब आप ये बताएं कि मोसाद को छेड़ना यानी कि पूरे इजराइल को कहीं ना कहीं हिलाने जैसी बात होती है। तो अब आप इसमें इजराइल का अगला कदम क्या देखते हैं? क्योंकि इजराइल लगातार ये दावा कर रहा है कि जो भी ईरान के सैन्य अधिकारी हैं, खासतौर पे जो टॉप लीडरशिप है, उनको वो सिलसिलेवार तरीके से रोज कहीं ना कहीं ये दावा करता है कि आज वो कमांडर मारा गया, आज वो कमांडर मारा गया। जैसे आप बता रहे थे कि अभी के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे ईरान के, उनको भी मारने का दावा किया है। तो अब अगला लक्ष्य क्या होगा इजराइल का? अभिषेक, दर्शकों के मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब ईरान और इजराइल के बीच में भौगोलिक दूरी बहुत ज्यादा है, वो सीमा शेयर भी नहीं करते हैं, तो आखिरकार ईरान और इजराइल के बीच में तनातनी क्यों हो गई? ये एक बड़ा वजीब सा सवाल है। दरअसल आप देखेंगे कि इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष जो है वो दशकों पुराना है, और उसके साथ साथ जो है यमन के हुती और आपके लेबनान के जो हिजबुल्लाह हैं, ये सब जो उसमें जो है एक संगठन बनाए और उसके बाद इजराइल के खिलाफ जो है कार्रवाई करते थे। और इजराइल को ये लगता है बार बार जो है कि हिजबुल्लाह हो चाहे हुती हो, वो बिना ईरान के सपोर्ट के वो पल बढ़ नहीं सकते। तो असली मसला ये है कि ईरान के साथ जो इजराइल की तनातनी है वो सीधे नहीं है कुछ, लेकिन उसकी तनातनी सिर्फ इस बात से है कि इजराइल के जितने दुश्मन हैं उन दुश्मनों को ईरान जो होता है प्रमोट करता है। और अगर ईरान ताकतवर बनता है, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन बनते हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में और कामयाब होता है, तो उनके एग्जिस्टेंस के लिए दिक्कत है। अब सवाल है कि कोई भी मुल्क या कोई भी शख्स या कोई भी व्यक्ति जब उसको ये लगने लगता है कि ये चीज, ये घटना या ये व्यक्ति या संगठन हमारे खुद के अस्तित्व के लिए खतरनाक साबित हो सकता है या हो रहा है, तो उसके बाद सामने वाली पार्टी जो होती है वो कड़े निर्णय करती है। लिहाजा आप देखेंगे कि इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो ये है। अब सवाल है कि इजराइल का क्या है कि टिट फॉर टैट। इजराइल ये मान के चलता है कि अगर आप मेरे ऊपर एक मिसाइल हिट करोगे तो मैं उसका जवाब जो है 1000 मिसाइल से दूंगा जो है। यानी कि हमारा जो रिटेलिएशन की जो पावर होगी वो इतना ज्यादा होगी कि आपको तबाह और बर्बाद कर देगी। और पिछले 5 दिन की लड़ाई को अगर देखें तो निश्चित तौर पे ईरान में काफी तबाही हुई है। उनके नटांज जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम जहां से संचालित होता है उसको उन्होंने अटैक किया। द पार्स जो है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है वो नेचुरल गैस रिजर्वायर है और वहां से प्रोडक्शन होता है, उसको उन्होंने मतलब निशाना बनाया। हाइफा को उन्होंने निशाना बनाया, यानी कि तमाम तरह से जितनी भी उनकी आर्थिक संपन्नता के जो केंद्र हैं उनको निशाना बनाया। तो इजराइल अपने इरादे में एकदम साफ है। और जब बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को कहते हैं कि ईरान के बने रहने का मतलब है कि ईरान की मौजूदा रिजीम के बने रहने का मतलब है कि हमारे अस्तित्व के लिए दिक्कत, तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल किस तरीके से क्या सोच रहा होगा। अब चूंकि मोसाद के मुख्यालय के करीब हमला हुआ है और इजराइल की तरफ से जो जानकारी भी आ रही है कि मोसाद के मुख्यालय के करीब जो हमला हुआ उसमें
हेडक्वार्टर को किसी तरह का नुकसान नहीं है, मतलब जान माल का नुकसान नहीं है। लेकिन इजराइल रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो पीछे का जो इतिहास है वो यही है कि इजराइल बहुत ही ताकत के साथ उसको रिटेलिएट करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अमेरिकन जो रोल है आज की भी तारीख में, आप ये देखिए कि अमेरिका दो तरह की बात बार बार कह रहा है कि हमारा सीधा कोई हाथ नहीं है, कोई उसमें संबंध नहीं है, लेकिन है कि ईरान को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है धमकी देने से बाज भी नहीं आ रहे। तो ये सामान्य सी समझ बनती है कि अमेरिकन को लेकर के कि जब आपकी कोई भूमिका नहीं है तो आप क्यों हैरान हैं, क्यों परेशान हैं, आपका सीधा उससे कोई नाता नहीं है। लेकिन अमेरिकन एक प्रवृत्ति बनी हुई है कि वो ये मान के चलते हैं कि सबकी किस्मत का जो ठेका है वो उनके हाथों में कैद है, उनकी मुट्ठी में कैद है। और दुनिया के किसी भी देश में कहीं कुछ होता है तो अमेरिकन को लेजिटिमेट राइट है। वो ये अलग बात है कि दूसरे देश में, तीसरे देश में कुछ होता है तो उसको वहां पे मीडिएशन की बात करते हैं, वहां पे शांति की अपील कर देते हैं बाई फोर्स समझा करके। लेकिन ये कि जब उनकी अपनी बात होती है तो सारे नियम कानून को दरकिनार कर देते हैं, ताक पर रख देते हैं। और अभी की जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है इसमें कोई शक नहीं है, दो मत नहीं है कि आने वाला जो टाइम है वो काफी उथल पुथल से भरा रहने वाला है। अब कैसे ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होता है, क्योंकि उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर इस इजराइल के क्लेम में अगर ये सच्चाई है कि अली शामदानी को उन्होंने मार गिराया है और यह सच है, तो फिर उसके बाद ईरान किस तरीके से रिटेलिएट करेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बात तो तय है कि इजराइल के पास जो मिलिट्री जो मैनोवर है वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग है। ये कहा जाता है कि वैश्विक स्तर पे कि इजराइल के पास जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट हैं, जो प्रोफिशिएंसी है, वो दुनिया के मतलब पेशेवर जो सेनाएं हैं उनमें एक सर्वश्रेष्ठ है। वो अपने टारगेट को बहुत तरीके से हिट करते हैं और कहीं ना कहीं वो संदेश देने की कोशिश करते हैं कि अगर आप हमारे खिलाफ आंख उठा करके देखोगे तो उन आंखों को हम निकालने की क्षमता रखते हैं और कम से कम उस स्थिति में पहुंचा देंगे कि आप हमारे खिलाफ उस नजरों से देख नहीं सकते हैं। जी अक्षय जी। मनीष, अब मेरा सवाल आपसे है, कल अगर हम बात करें सोमवार की, यानी भारतीय समय अनुसार सोमवार रात की अगर हम बात करें, तो ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि शायद ईरान बातचीत को लेकर तैयार हो रहा है। लेकिन सुबह होते होते जो ये पूरा दृश्य था ये पलट चुका था और एक बार फिर से ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे पर काफी कठोर हमले करते हुए देखे गए। तो क्या वजह रही कि अगर ईरान ये मन बना रहा था तो फिर एकदम से वो उसका मन पलट गया? क्या इसमें अमेरिका की भूमिका आप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रम्प लगातार अपनी बातों से बदल भी रहे हैं। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि वो समझौता करा सकते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि हमारा इस हमले में कोई लेना देना नहीं है, और उसके ही अगले क्षण वो ये बोलने लगते हैं कि इजराइल के पास जो हथियार हैं वो अमेरिका के हथियार हैं और काफी अत्याधुनिक हथियार हैं जिनको चलाना इजराइल बखूबी जानता है। और वो सीधे सीधे चेतावनी देते हैं ईरान को कि आपने डील नहीं मानी उस समय, अब भी मौका है, अगर आप डील करने को तैयार हैं तो ये हमले रोके जा सकते हैं। और ऐसे ही वो दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता कराने की लिए भी पहल करते हैं। लेकिन फिर वो अचानक आज सुबह होते होते बोलते हैं कि तेहरान को खाली कर दिया जाए, नहीं तो वहां पर रहने वाले लोगों को खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो क्या वजह लग रही है बार बार ट्रम्प की बात से पलटने को लेकर, और ईरान क्यों जो है वो शांति की वार्ता की तरफ मन बनाता है और फिर पीछे हट जाता है? क्या आपको बड़ा कारण लग रहा है? देखिए अभिषेक, इस बारे में स्पष्ट है कि कल ईरान ने कतर, सऊदी अरब और कुवैत के जरिए जो है अमेरिका से संपर्क साधा था। ये तीन देश जो है ये मध्यस्थता कर रहे थे सीज फायर को लेकर, कुवैत, कतर और सऊदी अरब। इसके जरिए ईरान ने संपर्क साधा, लेकिन ईरान की शर्त थी कि पहले इजराइल, क्योंकि इजराइल ने सबसे पहले बॉम्बिंग शुरू किया है ईरान पे, तो पहले वो अपनी बॉम्बिंग बंद करे। तो उस समय तक ईरान की जो सरकारी टीवी चैनल है उसके ऊपर हमला नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही कल जो है लाइव टेलीकास्ट के दौरान ईरान के टेलीविजन पर हमला हुआ, इजराइल के मिसाइल अटैक उसके हुए, बिल्कुल उसमें एक चैनल नहीं चल रहे थे, उस बिल्डिंग में कई सारे ईरान के चैनल चला करते थे, वहां कई सारे पत्रकार वहां पे मौजूद थे। तो इस कारण जैसे ही ये हमला इजराइल की तरफ से हुआ,
उसके बाद आपको बता दूं वहां के मीडिया कर्मियों के प्रति लोगों की संवेदना जग गई, वहां पे सरकार के प्रति संवेदना जग गई। और उसके बाद जो है, क्योंकि ईरान का शर्त है कि सबसे पहले इजराइल को बमबारी रोकना होगा, और इजराइल जब तक बमबारी नहीं रोकेगा तब तक कोई पीस टॉक नहीं होगा। हालांकि उसकी तरफ से ये 3 देश जरूर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे। इसी पर कल ट्रंप का आपको कनाडा में बयान भी आया था कि हमने 60 दिनों का वक्त दिया था ईरान को, लेकिन तब तक उन्होंने संपर्क नहीं किया। 60 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी उनके तरफ से संपर्क किया जा रहा है। लेकिन टीवी चैनल पे हमला के बाद और हॉस्पिटल पे इजराइल के बमबारी के बाद जो है वहां पे माहौल बिगड़ गया। और उसके बाद ईरान के जो सैनिक हैं और जो वहां पे सैन्य फोर्सेस है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम उसी तरीके से रिटेलिएट करेंगे। और उन्होंने कहा कि तेल अवीव को हम गाजा पट्टी बना देंगे, जिस तरीके से गाजा का हम दृश्य देखते हैं। तो और जो हाइफा आपको बता दूं इजराइल का सबसे बड़ा व्यवसायिक शहर है, बहुत बड़ा पोर्ट है, वहां पे रिफाइनरी है, और 80% जो माल इजराइल इंपोर्ट करता है वो हाइफा पोर्ट के जरिए ही इजराइल में आता है। तो ईरान ने पहले भी हाइफा में बमबारी की थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कल वहां पे उसने उसके एक रिफाइनरी को डैमेज किया और हाइफा में बमबारी की। तो साफ तौर पे ईरान इस समय ईरान बदले की भावना से आप कह सकते हैं, जिस तरीके से इजराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है और नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद वो बिल्कुल कार्रवाई के मूड में है। और डोमेस्टिक प्रेशर भी है। आप देखिए, आप नेतन्याहू को देख ले, नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में बहुत ज्यादा नाराजगी है। आपको याद होगा अभिषेक की 7 अक्टूबर 2023 से पहले जब तक हमास ने इजराइल में के लोगों को बंधक नहीं बनाया था, नेतन्याहू के खिलाफ हर वीकेंड पे वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, आम नागरिक सड़कों पे उतरे हुए थे। लेकिन हमास ने जैसे ही वहां पे लोगों को बंधक बनाया, फिर वहां गाजा में कार्रवाई शुरू हो गई। फिर अलग हमने देखा कि माजरा वहां शुरू हो गया। और खामेनी के खिलाफ भी अगर ईरान में नाराजगी है, लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने इस तरीके का हमला किया तो उनके साथ भी उनके देश आज जैसे नेतन्याहू के पक्ष में इजरायली अगर खड़े हैं इस पूरे मामले में, तो उसी तरीके से खामेनी के साथ भी ईरान के नागरिक खड़े हैं। तो यही कारण है कि आप देखिए ईरान ने प्रस्ताव दिया है, लेकिन उसकी शर्त है कि सबसे पहले इजराइल को बमबारी रोकना होगा, तभी हम बातचीत करेंगे। और कल तमाम जो आप विदेशी मीडिया वहां जो लोग मौजूद हैं उनके जरिए ये खबरें आ रही थी, और 3 देशों ने अमेरिका के साथ संपर्क किया था कि ईरान बातचीत को तैयार है, सीज फायर को तैयार है, लेकिन शर्त यही है कि इजराइल पहले बमबारी रोके। जी बिल्कुल। तो अब हम अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं और देखते हैं कि आज शाम तक और कल सुबह तक क्या क्या होने वाला है ईरान और इजराइल के बीच, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में जो संघर्ष है वो समय के साथ तेज होता जा रहा है और दोनों के दोनों देश एक दूसरे पर काफी भारी हमला कर रहे हैं। और कोई भी ना तो पीछे हटने को तैयार है, ना ये मानने को तैयार है कि वो सही है या फिर गलत है। तो अब देखना यही है कि आने वाले दिनों में इन दोनों के बीच का जो संघर्ष है वो क्या रुख लेता है, और इन दोनों देशों के साथ साथ जो इनके एलाइज हैं वो क्या सीधे तौर पर इस संघर्ष में शामिल होते हैं या फिर दोनों देशों को समझाने बुझाने का काम करते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों से इजाजत चाहूंगा और ये अपील करूंगा कि वो हमारे चैनल द फेडरल देश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी उनके विचार हैं वो कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद ललित, धन्यवाद मनीष। थैंक यू अभिषेक।